माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम आणविक वेगों का मैक्सवेल वितरण के आधार पर विभिन्न तापों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वक्र जो हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में कुछ निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो हमने कर्व बनाई है अलग अलग टेम्परेचर पर। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बहुत कम वेग या शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग शून्य होती है या नगण्य होती है, और जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता जाता है अणुओं का अंश, उस वेग पर गति करने वाले अणुओं का जो अंश है वो भी बढ़ता चला जाता है, और एक निश्चित वेग पर इसका जो अणुओं का जो अंश है वो अधिकतम हो जाता है। इसी को हम प्रायिकतम वेग कहते हैं। प्रायिकतम वेग के पश्चात यदि प्रायिकतम वेग के पश्चात वेग बढ़ता है तो अणुओं का जो अंश है वो कम होता चला जाता है, और अधिकतम जो वेग है उस पर शून्य हो जाता है या लगभग नगण्य हो जाता है क्या अणुओं का अंश। यानी बहुत कम और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं का की जो संख्या है वो लगभग नगण्य होती है। अगला है कि यदि भिन्न भिन्न तापों पर खींची गई वक्र की परस्पर हम तुलना करें तो पाते हैं कि ताप बढ़ने के साथ अणुओं के प्रायिकतम वेग के मान में वृद्धि होती है। प्रायिकतम वेग के मान में वृद्धि होती है, जैसे कि अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्राफ में टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर, यानी थर्ड पर मैक्सिमम टेम्परेचर पर या 2273 केल्विन टेम्परेचर पर हमने थर्ड कर्व बनाई है। तो इसमें ये देखते हैं कि प्रायिकतम वेग का मान फर्स्ट और सेकंड कर्व की तुलना में अधिक है। यानी टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो अधिक टेम्परेचर पर प्रायिकतम वेग का मान अधिक होगा, और कम टेम्परेचर पर प्रायिकतम वेग का मान कम होता है। जैसे अल्फा का मान, अल्फा से अधिक मान होगा अल्फा डैश का, और उससे अधिक होगा अल्फा डबल डैश का। ताप बढ़ने के साथ वक्र की ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो जो कर्व प्राप्त होगी उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। ताप बढ़ने के साथ प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या घटती जाती है। जैसे अगर कम टेम्परेचर पर हम कर्व बनाते हैं तो प्रायिकतम वेग पर गति करने वाले अणुओं का जो अंश है वो अधिक होगा, जबकि अधिक टेम्परेचर पर जो प्रायिकतम वेग पर गति करने वाले अणुओं का अंश है वो कम होता है। यानी n अधिक होगा n डैश से, और n डैश से अधिक होगा n डबल डैश। ताप बढ़ने के साथ वक्र की ऊंचाई कम हो जाती है तथा चौड़ाई अधिक हो जाती है। यानी जो कर्व है उसकी चौड़ाई अधिक हमें प्राप्त होती है अधिक टेम्परेचर पर। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वेग में कम अंतर वाले अणुओं का अंश अधिक हो जाएगा, और साथ ही भिन्न भिन्न अणुओं के वेग और भी बड़े क्षेत्र या रेंज में भिन्न हो जाते हैं। अधिक वेग की ओर वक्र का अधिक चौड़ा होना इस बात का संकेत देता है कि प्रायिकतम वेग से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या ताप बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। यानी अधिक टेम्परेचर पर जो वेग की जो रेंज है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि कर्व की चौड़ाई बढ़ रही है। अब हम ये देखते हैं कि किसी गैस के एक मोल की गतिज ऊर्जा का परिकलन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV = nRT। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है PV = 1/3 m n डैश क्या है? गैस के अणुओं की संख्या इंटू c²। तो n डैश को हम n इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल N लिख सकते हैं। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल N क्या है? अवोगाद्रो संख्या। आदर्श गैस समीकरण यदि हम इसमें एक्सचेंज करें, यानी PV की जगह nRT लिखें, तो 1/3 m स्मॉल n कैपिटल N c² = nRT। अब यदि हम इस इक्वेशन को 2 से ऊपर और नीचे गुणा करें, यानी 2 से गुणा करके 2 का भाग दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 ब्रैकेट में 1/2 m स्मॉल n कैपिटल N c² = nRT।
अब हम इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m स्मॉल n कैपिटल N C स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 n RT। तो ये जो 1/2 स्मॉल m स्मॉल n कैपिटल N C स्क्वायर जो है ये क्या है, n मोलों की गतिज ऊर्जा। जो n मोल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो किसी आदर्श गैस के 1 मोल, यदि हम 1 मोल लें तो n हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी 3/2 RT। तो और एक अणु के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 KT। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट।